हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वंस अगेन योर फ्रेंड नीतीश कुमार कृष्णा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा जो डेली एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रिलेटेड टू पुलिस रिफॉर्म्स। एक बार मैं वापस से आपको बता दूं कि ये जो मैं एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ ये मेरे लिए भी फ्रेश है। मैंने इसे प्रीवियसली सॉल्व नहीं करा हुआ है, तो जो भी मैं करूँगा वो मेरे जो नॉलेज बेस है उसी को गेस करके उसी को बेस मान के मैं गेस करूँगा। और मेरा मोटो ये है कि इससे आपको मैं सिखा सकूँ, थोड़ा एक तरीके से बता सकूँ कि किस तरीके से चीज़ें गेस की जाती है। मोटो ये नहीं है कि सही हो या गलत, मोटो ये है कि हम लोग उसके बाद जो ग्राउंड कवर करेंगे उससे क्या चीज़ें सीखने मिलती हैं। तो खैर जो पहला क्वेश्चन है, मुझे इसके बारे में अशोक मेहता कमेटी के बारे में मालूम है कि हाँ वे पंचायती राज से एसोसिएटेड है, तो ये तो नहीं होगा। बाकी अगर मैं कहूँ कि इसमें दो ऑप्शन, बेसिकली ये पूरा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, अब इसमें आप ज़्यादा गेस करने का संभावना नहीं है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि या तो बी होगा या तो डी होगा। पीसी होटा कमेटी हो सकता है या तो पद्मनाभ भैया कमेटी हो सकता है। मैं यानी बी सी डी में कंफ्यूज हूँ, बट मेरा इंस्टिंक्ट और गट बोल रहा है कि डी होना चाहिए। इट मे बी रॉन्ग, बट हम लोग उससे मैटर नहीं करता, हम लोग इसको चेक करेंगे। मैं इसे टिक मारता हूँ, पद्मनाभ भैया कमेटी इज़ द राइट आंसर। चलिए, बेस्ट थिंग इज़ अबाउट कि अगर आप दो ऑप्शन में एलिमिनेट कर देते हैं और दो ऑप्शन तक टिकते हैं तो यू आर वेरी ऑन अ राइट पैथ। तो हम लोग जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स कमिटी रिलेटेड टू पुलिस रिफॉर्म्स। थोड़ा आज चीज़ों को स्पीड में रखेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कम समय में ग्राउंड करना है, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है। तो मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि मैं इस आपके लिए फास्ट कर सकूँ, थोड़ा सा फटाफट पढ़ के। यही हमारा मोटो रहेगा, ठीक है। तो ये हमने सर्च कर लिया। चलिए हम लोग इनसाइट्स आईएएस पे चले जाते हैं, देखते हैं उन्होंने कुछ डाला होगा अच्छे तरीके से। तो कंटेक्ट है ये सब, ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा कॉन्टेक्ट भी पढ़ लेते हैं, GS3 पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब प्रोग्रेसिव मॉडर्न इंडिया, 7 डायरेक्टिव्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह जजमेंट में ये 7 डायरेक्टिव्स है, जरा पढ़ लेते हैं। कंस्टिट्यूट ए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, फिक्स 2 ईयर टेन्योर ऑफ DGP, डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ पुलिस, 2 ईयर टर्म फॉर SP and SHOs, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, separate investigation and LNO function, set up police establishment board, set up police complaint authorities at state and district level, set up national security commission at state level। ये 7 डायरेक्टिव्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रकाश से जजमेंट केस में दिए थे। हमें बस इतना याद रखना है कि प्रकाश से जजमेंट केस रिलेटेड है पुलिस रिफॉर्म से, ठीक है। ये टोटल 7 इसकी लिस्ट है। ये 7 जो प्रकाश सिंह जजमेंट के डायरेक्टिव्स हैं ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गए, इसको आप वापस से रिव्यू कर सकते हैं। खैर देखिए, हमारे यहाँ दूसरी कमेटी क्या है, रायबेरियो कमेटी और पद्मनाभ भैया कमेटी, नेशनल पुलिस कमीशन, ये सभी। और उसके अलावा मलीमत कमेटी और सेकेंड ARC की कमेटी इनडायरेक्टली इसमें अपना पुलिस रिफॉर्म से बात रखी है। तो कौन कौन कमेटी होगी, रायबेरियो, पद्मनाभ भैया और मलीमत। आप इनको शॉर्ट में बोल सकते हैं RPM। RPM मतलब पुलिस, कौन पुलिस, RPM पुलिस, RPM पुलिस, RPM पुलिस, ठीक है। RPM पुलिस, रेलवे पुलिस में रायबेरियो, पद्मनाभ भैया, मलीमत। अब याद करने के लिए कुछ भी, अब मैं छोटा सा एक चीज़ आपको बस दे रहा हूँ, ये आप अपना कुछ और भी बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि और चीज़ें जो कुछ कर सकती हैं, हम लोग कमेंट कर सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम, मिस्टर आनंद शर्मा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल पुलिस कमीशन के बारे में दिया हुआ है। पद्मनाभ भैया कमेटी 2000 में हुआ था। मलीमत कमेटी आपका 2002 और 2003 में हुआ था। इन्होंने तो फादर ऑफ द पुलिस रिफॉर्म्स, ठीक है। ये तो भैया प्रकाश सिंह लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आगे जाते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ समथिंग रिलेटेड टू प्रकाश सिंह। व्हाट इज मलीमत कमेटी, ये हम लोग जानते हैं पुलिस रिफॉर्म से। गोरे कमेटी के बारे में लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ पुलिस ट्रेनिंग के बारे में गोरे कमेटी, ओके। नेक्स्ट वी कैन रीड अबाउट विच कमेटी रोट CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो मलीमत कमेटी जो 1973 की है, वो मलीमत कमेटी के मैंडेट से ही CRPC को रिफॉर्म करा गया था। खैर इसमें और हम लोग को चीज़ करने की ज़रूरत है। विच कमेटी रिलेटेड टू क्रिमिनल लॉ, मेनन कमेटी, ओके। नायक कमेटी के बारे में पढ़ लेते हैं। PJ नायक कमेटी, रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक इन इंडिया। अच्छा, गवर्नेंस ऑफ बैंक्स के बारे में रिलेटेड है PJ नायक कमेटी। व्हाट इज़ वर्मा कमीशन, जस्टिस वर्मा कमीशन वो निर्भया वाला 2022 वाला जो केस था उसके बाद हुआ था।
जस्टिस JS वर्मा केस में, रेप लॉज को रिफॉर्म्स लाने के लिए। व्हाट इज़ भंडारी कमेटी, रिस्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बैंक्स। इस तरीके से बस आप चीज़ें ऊपर ऊपर से देख ले। नरसिम्हा कमेटी तो फेमस कमेटी है गवर्नेंस। तारापुर कमेटी फुल्ली कन्वर्टिबल क्या बोलते हैं कैपिटल अकाउंट के लिए है हमारा एक्सचेंज रिजर्व्स में। देखिए SS तारापुर नाम था उनका। क्या बोले, फुल्ली कन्वर्टिबल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टली। हमारे यहाँ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टली पार्शियल है। ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक्स का है। चीज़ें आप बस दिमाग में नोट करते जाएँ, याद करने की कोशिश ना करें, चीज़ें अपने आप इम्प्रिंट होती चली जाएंगी। ठीक है, इससे तो बहुत सारी कमिटीज़ इंडिया में पूछती जाती हैं। व्हाट इज़ तारापुर कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, देखिए रोड मैप तैयार किया गया था फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी ऑन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कन्वर्ट और करेंट अकाउंट दो होते हैं, पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट्स होते हैं। खैर हम लोग उसमें आएंगे वापस से। अब हम लोग दूसरा MCQ पे चले जाते हैं, क्योंकि एक समय पे इतना MCQ पे चल करना ठीक नहीं है। आगे बढ़ाते हैं। द टर्म रिपेरियन डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू recognition of equal right to the use of water by all owners of the land about land abutting a river. Okay, abutting a river. The US policy towards the East European countries, a set of principles to guide conduct of foreign relations, related nuclear disasters at time of war. Okay, the term riparian doctrine. Riparian doctrine means something related to river. So far I think, तो मुझे तो A लग रहा है, तो हम तो A के साथ जाते हैं, फिर इसको चेक करेंगे कि क्या ये सही है कि गलत। सही है, क्योंकि अब रिपेरियन वर्ड एक लोअर रिपेरियन रिवर्स होता है, वो अपर रिपेरियन रिवर्स होता है, समथिंग रिलेटेड टू रिवर। सो आई हैव गॉन विथ A। चलिए इसके बारे में लोग जरा कर लेते हैं बात। रिपेरियन रिवर, सॉरी रिपेरियन डॉक्ट्रिन इज UPSC। Riparian rights simply mean the rights bestowed on the people living along the banks of the rivers. Rights that come under the riparian rights, the history, legal framework। बेसिकली बात यह है कि रिवर राइट्स के बारे में बात किया गया है। इसमें और कुछ चीज़ें जो हम लोग पढ़ सकते हैं, इंटरस्टेट रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स के बारे में। ओके, तो सबसे फेमस जो डिस्प्यूट वैसे चलता है वो कावेरी वाटर डिस्प्यूट, उसके अलावा सतलज यमुना लिंक कैनाल। ठीक है, तो अभी हम लोग रिवर इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट बहुत सारे चल रहा है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट आपका 3 उधर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु वाला जो इलाका है उसमें होता है। खैर उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एंट्री 17 ऑफ द स्टेट लिस्ट कहता है वाटर सप्लाई, इरिगेशन और कैनाल के बारे में। एंट्री 56 के बारे में यूनियन लिस्ट का यूनियन को गवर्नमेंट को रेगुलेशन और डेवलपमेंट के बारे में ऑर्डर देता है अबाउट इंटरस्टेट रिवर्स। ठीक है, आर्टिकल 262 देखिए इंटरस्टेट डिस्प्यूट वाटर डिस्प्यूट के बारे में। आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल होता है। तो ये सब कुछ आर्टिकल्स आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या इसको आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं। ये कुछ रिवर डिस्प्यूट्स और उससे रिलेटेड स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। फेमस जो हमारा वो आपका कावेरी हो गया, जो जिसके बारे में मैंने बताया था, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और पुदुचेरी। पुदुचेरी हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। उसके अलावा कुछ रीजन हम लोग देख लेते हैं। रावी और ब्यास जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। ब्यास के बारे में अगर मैं एक डिस्टिंक्टिव फैक्ट बता सकूँ तो ब्यास इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा अगर मैं नर्मदा के बारे में आप जा सकते हैं, अमरकंटक से निकलती है। दैट इज़ एसोसिएटेड स्टेट्स कौन से हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। कृष्णा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। वामसाधारा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। वामसाधारा आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। कावेरी के बारे में तो लोग पढ़ चुके हैं। गोदावरी, इसको साउथ गंगेज कहते हैं, मतलब कि दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसमें ये बहुत सारी स्टेट से जाती है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसलिए ज़्यादा डिस्प्यूटेड यही है। खैर फेमस कावेरी है। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा। महादई गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। पेरियार तमिलनाडु एंड केरला। तो ये सब कुछ रहता है। उसके अलावा इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बनाया गया था यूनियन के द्वारा 1956 का अंडर आर्टिकल 262। उसके अलावा अंडर आर्टिकल 263 के बारे में मैंने आपको बताया, वो होता है इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल के अलावा हमारे पास जोनल काउंसिल भी है। जोनल काउंसिल हमारा हो गया 5, जो कि आप कह सकते हैं नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न और एक हमारा सेंट्रल हो जाता है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी है। अच्छा, ये जोनल काउंसिल किस एक्ट से बना था, तो ये बना था स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट, जो कि 7th अमेंडमेंट द्वारा लाया गया था। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके, और कुछ इसमें हम लोग को पढ़ने लायक कुछ आर्टिकल्स का जिक्र है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ओके, देखिए आर्टिकल 136 जो है वो स्पेशल लीव पिटिशन की बात करती है कि अगर आप किसी कोर्ट से थोड़ा अर्जेंट इशू पे अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा सुनवाई करे, तो आप एक स्पेशल लीव पिटिशन डाल सकते हैं लोअर कोर्ट्स में। और उसके
माध्यम से क्या होगा कि आपका कोर्ट जो भी सुनवाई होगा वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। दिस इज़ अबाउट स्पेशल लीव पिटिशन। बेसिकली अभी बहुत सारी बातें इस पर चल रही है, रिवर प्रोजेक्ट चल रही है। खैर हम लोग अपने अगले एमसीक्यूज पे बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट एमसीक्यू इज this is consider the following statements. It is the largest of the living sea turtles. Okay, largest of the living sea turtles. Jellyfish is its primary food. It is found in the tropical and temperate waters. Which of the following species is best described with the statement given by above? Leatherback turtle, Kemp's ridley turtle, Oliver ridley turtle, loggerhead turtle. चलो टर्टल के स्पीसीज़ के बारे में ये सब सारे फैक्ट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन से टर्टल ये है। खैर ये एक्चुअली चीज़ें देखने में तो हार्ड लग रही है क्वेश्चन, बट ठीक है, हमें एक तो गेस ही करना है ताकि हम इसके बारे में जान सकें। तो अगर मैं गेस करूँ, बेसिकली इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो पर सिर्फ इट विल अ वाइल्ड गेस, इट विल बी अ वाइल्ड गेस। तो अगर मैं जाऊँ तो किसके साथ जाना सही रहेगा? लार्जेस्ट ऑफ द लिविंग सी टर्टल्स। Jellyfish, its primary food. It is found in tropical and temperate waters. ओलिवर रिडली टर्टल तो सागर श्री दरवाजा उड़ीसा में एक प्लेस है जहाँ पे ये लोग अपना नेस्टिंग करते हैं, बट ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, सी तो नहीं, बस सी ही एलिमिनेट हो रहा है, बट ठीक है कोई एक मारते हैं। इट्स ए, नॉट बी। केम्स रिडली टर्टल नहीं, लेदर बैक टर्टल होगा। यानी लेदर बैक टर्टल के बारे में बोला गया कि लार्जेस्ट ऑफ द लिविंग सी टर्टल है, जेली फिश इसका प्राइमरी फूड है, इट इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाटर। चलिए तो हम लोग सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते एक बार कि सर क्या बात है ये। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से सर्च करते हैं, टर्टल्स स्पीसीज यूपीएससी। ओके तो ये सही है। नेक्स्ट है इसकी वेबसाइट, थोड़ा लोड होने में समय ले रही है, लेट अस वेट फॉर दिस टू लोड। ओके, सो वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है 16 जून को। एक फैक्ट, ऐसे ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी रेयरली पूछती है, बट ठीक है हम लोग पता कर सकते हैं। सी टर्टल्स की स्टोन स्पीसीज है। तो की स्टोन स्पीसीज क्या होती है? की स्टोन स्पीसीज वो होती है जो किसी इकोसिस्टम में को की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर वो स्पीसीज वहाँ से एक्सटेंट हो जाती है तो वो सारी की सारी स्पीसीज ही वहाँ से क्या बोले पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है, इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, सी टर्टल लार्ज एयर ब्रीथिंग रेप्टाइल्स दैट इनहेबिट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सीज ऑफ थ्रू आउट द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल होंगे और सब ट्रॉपिकल। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। 7 स्पीसीज हैं सी टर्टल के, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबिल, लॉगरहेड, ऑलिव रिडली, केम्प्स, लेदरबैक, फ्लैटबैक। देयर आर 5 स्पीसीज इन इंडियन वाटर्स। और हमारे इंडिया में सिर्फ 5 स्पीसीज पाए जाते हैं, लेदरबैक, लॉगरहेड, हॉक्सबिल, ग्रीन और ओलिव रिडली। वापस से, लेदरबैक, लॉगरहेड, हॉक्सबिल, ग्रीन एंड ओलिव रिडली। लेदर, लॉगर, हॉक्स, ग्रीन और ओलिव। इन इंडिया दो द सी टर्टल्स आर प्रोटेक्टेड इन द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1900 शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2। हमारे यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ज़्यादा मिला जाता है। और अंडमान एंड निकोबार कौन से आइलैंड? ओंगेस एंड सोमपिन। खैर हम लोग डेटा अपना देख लेते हैं। देखिए नेस्टिंग हेल्प बीचेस वगैरह वगैरह इसमें मेंस के रिलेटेड कंटेंट है, बट खैर हम लोग अपना थोड़ा चीज़ों को फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा होगा हम लोग सिर्फ वहीं रोकेंगे। हमारा कंट्री इंडियन ओशियन सी टर्टल एग्रीमेंट का सिग्नेटरी है। उसके अलावा कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ का भी सिग्नेटरी है, जो कि यूनाइटेड नेशंस बैक्ड इनिशिएटिव है। और उसके अलावा हम लोग को यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिला नहीं, तो हम लोग सिर्फ अभी इसमें पढ़ लेते हैं ओलिव रिडली टर्टल के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ओलिव रिडली टर्टल। तो ओलिव रिडली टर्टल उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा में ये इसी का नाम हो रहा था। गहीर माथा मैरीन सेंचुरी ये नेस्टिंग साइट है ओलिव रिडली टर्टल के लिए।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में रखा गया इनको। IUCN रेड लिस्ट वनरेबल है। साइट्स अपेंडिक्स 1। उड़ीसा का गहीरमाथा मरीन सेंचुरी वर्ल्ड लार्जेस्ट रॉकरी है। यहाँ पे ब्रीडिंग साइट बोल सकते हैं हम लोग। मास नेस्टिंग किया जाता है किसका? ओलिव रिडली टर्टल का। मास नेस्टिंग करते हैं वो लोग, आते हैं और फिर बीच पे अपने अंडे देते हैं। उसको बोलते हैं, इस फिनोमेनन को बोलते हैं अरीबाडा। मास नेस्टिंग ऑफ ओलिव रिडली टर्टल इन गहीरमाथा मैरीन सेंचुरी कहाँ है? उड़ीसा में। और इस फिनोमेनन को बोलते हैं अरीबाडा, अरीबडा। खैर इसके अलावा ये कुछ चैलेंजेस हैं। मरीन पॉल्यूशन, ह्यूमन कंजप्शन, मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग आगे लेते हैं। गहीरमाथा मरीन सेंचुरी जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच हो गया हमारे किसके लिए? ओलिव रिडली सी टर्टल के लिए। गहीरमाथा को टर्टल सेंचुरी बना दिया गया था 1997 में। खैर हम लोग कुछ थोड़ा सा अगर आउट राउंड कवर करें तो लेदर बैक टर्टल के बारे में पढ़ लेते हैं। लेदर बैक turtle within the India they nest only in Indonesia, Sri Lanka, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मतलब ये सब जगह जब मेजरली पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में स्पीसीज इन न्यूज़ है। स्पीसीज इन न्यूज़ को ही हम लोग पढ़ लेते थोड़ा डिटेल में। तो इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 7 स्पीसीज ऑफ द सी टर्टल्स। जो लेदर बैक है वो सबसे बड़ा है। और बाकी सब स्पीसीज क्या एक बार याद कर लेते हैं। लॉगर हेड, ओलिव रिडली, हॉक्सबिल, ग्रीन टर्टल। इंडिया में 5 ही टर्टल पाए जाते हैं। लेदर, लॉगर हेड, ओलिव रिडली और ग्रीन, और एक हॉक्सबिल होता है। एक्सेप्ट द लॉगर हेड द रिमेनिंग फुर्सी नेस्ट अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट। लॉगर हेड को छोड़ के बाकी सब इंडियन कोस्ट पे नेस्ट करती हैं। उसमें से हमने पढ़ चुका है ओलिव रिडली के बारे में। ओलिव रिडली कहाँ नेस्ट करती है? उनका जो मास नेस्टिंग साइड है वो है गहीरमाथा मरीन सेंचुरी, उड़ीसा में। इस फिनोमेनन को अरीबाडा बोलते हैं। फिर हम लोग अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ के, और हमारे आज का लास्ट MCQ तो जो कि कुछ इस प्रकार से है। Consider the following statement regarding natural farming. It is a diversified farming system that integrates crops, trees, and livestock with functional biodiversity. National farming is promoted as Bharatiya Prakriti Krishi Paddhati program under the Parampragat Krishi Vikas Yojana. Okay. मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट एरिया अंडर नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया। अब देखिए शॉर्ट अगर आपको पता होगा तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा हूँ तो मुझे इतना तो कंफर्म है कि ये मध्य प्रदेश नहीं है लार्जेस्ट एरिया अंडर नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया। ये है सिक्किम। तो मे बी तो मुझे लग रहा है कि इसमें पूछा करेक्ट, तो 3 तो नहीं होगा। अब बचा A और B, 1 and 2 ओनली। वापस एक पढ़ते हैं 1 को। इट इज़ ए डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स क्रॉप्स, ट्रीज एंड लाइव स्टॉक विथ फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, तो ये होगा। चलिए फिलहाल के लोग 1 and 2 के साथ जाते हैं, और ये सही भी है। थोड़ा हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉरी, नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया। के UPSC का टैग ओके। केमिकल फ्री फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक बेस्ड। वर्ड्स कीवर्ड्स याद, केमिकल फ्री फार्मिंग और लाइव स्टॉक बेस्ड मतलब यूजिंग द लाइव स्टॉक। मतलब कि जो हम लोग एनिमल्स यूज़ करते हैं अपना डे टू डे लाइफ में, उनका यूज़ करके, उनका काउडंग वगैरह का मैन्योर वगैरह बना के उस तरीके से केमिकल फ्री होगा। यानी फर्टिलाइजर्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ ही नहीं होगा। नो फर्टिलाइजर्स विल बी यूज देयर। ओके। उसका डाइवर्सिफाइड फार्मेटिंग सिस्टम है। इसमें हम लोग क्रॉप्स, ट्रीज़ और लाइव स्टॉक को इंटीग्रेट करके यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये फार्मिंग अप्रोच जापानीज़ फार्मर थे मसानोबु फुकुओका। अब कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप इसको अपने तरीके से कर सकते हैं। इनकी एक बुक है द 1 स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन। खैर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम के अंदर, जो कि परंपरागत कृषि विकास योजना है। ठीक है। नेचुरल फार्मिंग में जो 5 कंपोनेंट्स हैं उसको आपको पता होना चाहिए। बीज अमृत, समथिंग रिलेटेड टू सीड। जीव अमृत,
ये आपका काउ यूरिन और मैन्योर वगैरह यूज़ करने का है वापस सा, जिसमें हम लोग एयर को मॉइस्चराइज करते हैं ताकि वो अर्थवॉर्म वगैरह का को मौका मिले, जैसे ब्लू ग्रीन जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है वो अच्छा काम कर सके। उसके अलावा मल्चिंग, जिसमें हम लोग प्लांट्स वगैरह के वेस्ट को अच्छे से मल्च करके सॉइल का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। उसके बाद है प्लांट प्रोटेक्शन। तो ये 5 कंपोनेंट है नेचुरल फार्मिंग के। ये आपके प्लेन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट, आप अपने आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ फ़ायदे हैं, मिनिमाइज़ कॉस्ट, इंश्योर बेटर हेल्थ, ये तो ऑब्वियस से है। तो आप इसको देख सकते हैं। लाइव स्टॉक सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस देती है। खैर कुछ चीज़ें हैं। सिक्किम का जो इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है उसमें डिक्लाइन देखा जा रहा है। इसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं। क्यों जीरो बजट बोला जाता है? क्योंकि इसमें आपको जो इनपुट डाला है उसमें आपको बिल्कुल इनपुट, आपको जो पहले से अवेलेबल चीज़ें हैं उसी से यूज़ होता है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्केट से कुछ ज़्यादा इनपुट खरीदना नहीं पड़ता है, इसलिए जीरो बजट बोला जाता है। खैर हम लोग नेक्स्ट आगे जानते हैं। इसके बारे में डिटेल में, इसके बारे में आप और घुस के अंदर से पढ़ सकते हैं, बट फिर फ़िलहाल मैं इस चीज़ को यहीं रखता हूँ। कुछ चीज़ें अगर और देखने लायक है तो हम लोग देख लेते हैं। केमिकल फ्री एलियास ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड, ओके। इसका हु इंट्रोड्यूस नेचुरल फार्मिंग इंडिया, तो नाम याद रखिएगा, सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर हमारे फार्मर थे, पद्मश्री से अवॉर्डेड हैं ये, ठीक है। महाराष्ट्र के फार्मर हैं ये। इनके लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए इनको पद्मश्री दिया गया है। खैर आप इसको डिटेल में और पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोग इस चीज़ को यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए एमसीक्यूज़ के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग टाइम।